फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 7 समास पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। या ये कह दो आप, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या गागर में सागर भरने वाली नीति अपनाने को हम समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, मुरली को धारण किए हुआ है जिसने, मुरलीधर, इस तरह के शब्द। और इसमें मैंने आपको समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास, ये पढ़ाया था। उसमें से हमने तत्पुरुष समास पूरा पढ़ लिया था और कर्मधारय समास भी हम पढ़ चुके थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो द्विगु समास पढ़ेंगे। ठीक है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची, बहुत ध्यान से ध्यान रखना, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूहबोधक हो या द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास की जो पहली पहचान है उसमें संख्या का बोध किया जाता है कि उसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। जो पहला जो शब्द होगा वो संख्या का होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो समूह का होगा। ठीक है। जिन शब्दों में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण हो वो और तथा समस्त पद समूह बोधक हो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की जो पहचान है वो संख्यावाची। ठीक है। अब पहला शब्द है इसमें पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो यहाँ पर क्या आ गया है? 5 संख्या का बोध हो गया है। ठीक है। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। जैसे पहला शब्द है हमारा पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। 9 रातों का समूह नवरात्रि। ठीक है। तो द्विगु समास में जो सबसे पहले वो आता है वो यही है कि इसमें संख्या का बोध होता है, जैसे कि आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है पंजाब, 5 नदियों का समूह। ठीक। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। सतसई, 702 का समूह। तो बेटा, जैसा कि आप लोग इसमें देख सक रहे हैं, पढ़ सक रहे हैं और समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह देखो संख्याओं का बोध हुआ है। 5, 5, 100, 7, 5, 9, 3, 4, 3, 7। ठीक है। तो द्विगु समास की सबसे सरल पहचान यही है कि इसमें संख्याओं का बोध होता है। पहला शब्द जो होता है संख्या होता है और बाकी समूह में बंद होते हैं। ठीक है। तो यह समूह में बंद, 9 रात्रियों का समूह। ठीक। तो ये है हमारा द्विगु समास। उसके बाद 4th आता है अव्ययीभाव समास। ठीक है। 4th आता है हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है। इस समास में पहला पद अवयव होता है। इसके योग से
समस्त पद भी अवयव बन जाते हैं। समास का पहला पद प्रधान होता है। आ रही है ना बात समझ में कि इस समास में पहला पद अवयव होता है, इसके योग से समस्त पद भी अवयव बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। ठीक है, हम इसे लिखकर समझेंगे। अव्ययभाव समास, यथा समय, समय के अनुसार, समय के अनुसार। उसके बाद आजीवन, जीवन भर। ठीक, तो आजीवन, जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, हर दिन। बेखटके, बिना खटके के, प्रतिक्षण, क्षण क्षण, हर समय या हर क्षण। बेखबर, बिना खबर के, आजन्म, जन्म से लेकर। रातों रात, रात ही रात में। यथासंभव, जैसा संभव हो। कानो कान, कान ही कान में। आमरण, मरण तक। भरपेट, पेट भरकर। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। अव्ययभाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले बे लगाकर बेखबर। आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं ना, तो इसमें वही समझाया गया उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। अव्ययभाव समास की पहचान के लिए यह भी देखा जाता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अव्ययभाव समास होता है। मतलब पुनरावृत्ति, आप समझ रहे हो, कान हुई कान में। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, बातों बात आदि। पुनरावृत्ति हुई है ना इन शब्दों की। जैसे कानों कान में कान ही की शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए क्षण ही क्षण पुनरावृत्ति हुई है, दिन ही दिन इन शब्दों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि इन्हें पुनः इनका प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बहुव्रीहि समास। जो नेक्स्ट आता है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो नेक्स्ट आता है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई और ही पद प्रधान होता है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो कौन सा पद प्रधान हुआ? ये अन्य पद। ठीक है। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। देखिए हम इन्हें लिख के समझते हैं। बहुव्रीहि समास में लंबोदर, लंबा है जिसका उदर पेट, अर्थात गणेश। दशानन,
10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण के सिर पे 10 सर हैं, सभी को पता है, सभी ने देखे भी होंगे। ठीक है। फिर नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका अर्थात सरस्वती जी किस पे बैठती है? हंस पे बैठती है, तो हंस वाहन है जिसका सरस्वती। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात सुंदर स्त्री। विषधर, विष धारण किया है जिसने अर्थात शिव। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, पीले अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा हाथ में है जिसके अर्थात सरस्वती। महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान। सत्यप्रिय, सत्यप्रिय है जिसे अर्थात विशेष व्यक्ति। आया बच्चों समझ में? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह, योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जो हम ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जो इस समास की जो पहचान है वो क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है। देखिए हम इसे लिखकर समझते हैं। द्वंद्व समास, इसकी पहचान योजक चिन्ह है। इसकी पहचान योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? ये है योजक चिन्ह। ठीक है। तो जैसे रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दूध दही, दूध और दही। लेन देन, लेन और देन। आना जाना, आना और जाना। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। देश विदेश, देश और विदेश। राजा रंग, राजा और रंग। आया समझ में? उसके बाद देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास दोनों पद किसी तीसरे पद पर विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय गलत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय। महान आत्मा है जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति, बहुव्रीहि समास। आए ना बेटा बात समझ में? देखो महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय हो गया। और महान आत्मा है जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति,
तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। उसके बाद कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर वस्त्र कर्मधारय, पीले अंबर है जिसके अर्थात कृष्ण बहुव्रीहि समास। तो ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर समझाया गया है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब आपको ये बहुत ध्यान से समझ में आएगा। इसे आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आता है बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, अतः इन समस्त पदों और द्विगु समास में समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह द्विगु हो गया। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि हो गया। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह द्विगु समास हो गया। 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव बहुव्रीहि हो गया। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह द्विगु, 3 वेणियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज। मतलब जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, कोई और ही पद प्रधान होता है, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, हैं दोनों संख्यावाची। इस बात को बेटा आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है और उसके बाद आपको ध्यान से ये समझ में आएगा। चलिए जरा स्मरणीय बिंदु पढ़ लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल कर उनका रूप संचित करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। बेटा आप लोगों को यह पाठ एक बार घर में पुनः पढ़ना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। गूगल मीट में मैं आपसे ये पाठ पुनः पूछूंगी, आपको बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य करें। दिए गए कार्य को समय पर करें और समय पर उसे जमा करें ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। वीडियो देखिए, गूगल मीट अटेंड कीजिए, अपना काम समय पर सबमिट कीजिए और अपना काम सही तरीके से कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब अगले महीने आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी, तो इसलिए अपनी पढ़ाई का नियमित रूप से रखिए, एक नियम से पढ़िए। ये नहीं कि आप घर में हैं तो आप पढ़ना छोड़ दें, और अपना पढ़ने का जो नियम है, जो तरीका है, उसे अपने नियमावली में लाएं, रोज़ पढ़ें और दिए गए कार्य को ढंग से समझकर तब करें, तो तब आपको भी आसानी होगी। और एक बार जब पाठ पढ़ाया जाता है उसकी पुनरावृत्ति अवश्य करें। पुनरावृत्ति करके आपको वो पाठ दोबारा ढंग से समझ में आ जाएगा। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा।